वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या है, जब भी हमें चाहे वो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट हो, हाई रिएक्टिव एलिमेंट हो या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो, हमें वो एलिमेंट मिला, चाहे रोस्टिंग प्रोसेस से मिला, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिला, हम उन्हें प्योर कैसे करें। अब आप कहोगे एलिमेंट तो हमने प्योर कर दिए थे, रोस्टिंग से भी कर दिए थे, कैल्सिनेशन से भी कर दिए थे और रिडक्शन प्रोसेस से भी कर दिए थे, पर अब आप कह रहे हो कि ये प्योर मेटल नहीं है। कैसे? इनमें थोड़ी बहुत अभी भी इम्प्योरिटीज बची है। क्या कहा मैंने? इनमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज बची है और इन्हें प्योर करना बहुत जरूरी है। फिर हम यूज कैसे करेंगे इन मेटल्स को? क्योंकि जो हमने मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से प्राप्त किया है या फिर लिया है, या फिर जो मेटल हमने रोस्टिंग से, कैल्सिनेशन से लिया है या उसे हीट करके लिया है, जैसे ऑक्साइड को हमने हीट किया था या उसे हमने सी से मतलब कार्बन से क्या करके रिड्यूस करके लिया है, हमने उस एलिमेंट को लिया पर वो अभी भी प्योर नहीं है। क्या? पर वो अभी भी प्योर नहीं है, हमें उसे यूज करना है और यूज करने के लिए उसे प्योर करना होगा। नहीं, हम उसे यूज कैसे कर सकते हैं? तो उसे यूज करने के लिए हम सबसे पहले रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, मतलब हम मेटल्स को कैसे रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, देखो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जब रिफाइन पढ़ रहे हैं, हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये प्रोसेस भी वही होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, आप ऊपर पढ़ो, द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर, अभी भी पूरी तरह से ये प्योर नहीं है। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल, और हमें इन्हें क्या करना है? इस इम्प्योरिटी को हटाना है। क्या करना है? इम्प्योरिटी को हटाना है, अब रिमूव करना है, क्योंकि हमें तो प्योर मेटल चाहिए ना। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल को रिफाइन करने के लिए बेस्ट प्रोसेस क्या है? वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? बताऊंगी क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सेम वही होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है ना, मेटल्स को झटके देने हैं। क्या देने हैं? झटके, मतलब बिजली पास करवानी है उनके अंदर। समझ गए ना? एक बार फटाफट से और पढ़ लेते हैं। ठीक है, द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर वेरी नॉट प्योर, दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। क्या कहा कि जो मेटल्स होते हैं रिडक्शन प्रोसेस के बाद भी पूरी तरह से प्योर नहीं होते हैं। क्या कहा? वो अभी भी पूरी तरह से प्योर नहीं है। वो प्योर कब होंगे? पहले ही आगे पढ़ते। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल, और उन्हें प्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसे प्योर करने के लिए क्या करेंगे? उनके अंदर इम्प्योरिटीज होती है विच मस्ट बी रिमूव्ड, हमें उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होगी। हमें प्योर मेटल चाहिए, प्योर मेटल लेंगे तभी तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जो आयरन होता है, अगर हमें उस आयरन को यूज़ करना है तो वो एकदम प्योर चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना उस पर जंग लगाया ले लेंगे, नहीं ले सकते, बिल्कुल उसे प्योर चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत, उसमें क्या बोलते हैं, उसके ऑक्साइड्स मिलेंगे, वो अभी भी इम्प्योर होगा रिडक्शन प्रोसेस के बाद भी। ओके, एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। ठीक है, वही प्रोसेस है जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ा था, हमें झटके देने हैं मेटल्स को। अब मेटल को झटके मतलब इजिली पास करवानी उनमें। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते थे, मतलब जब हमने उन्हें प्योर किया, क्या किया? हमने उन्हें प्योर किया, और जैसे कि जिनको ऑक्साइड फॉर्म से हमने प्योर किया, कार्बोनेट फॉर्म से प्योर किया, रोस्टिंग प्रोसेस से क्या किया? प्योर किया मेटल्स को। और हमने किया था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से Na को, K को मतलब पोटेशियम सोडियम, उनको प्योर किया। वो मेटल्स तो प्योर हो गए, परंतु जो हमारे पास मॉडरेट और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स थे वो प्योर नहीं थे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दोनों सेम चीज है। जब Na को हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से किया तो वो प्योर हो गए, पर हमने तो अभी उनमें किसमें, कॉपर में
गोल्ड में, प्लैटिनम में और जिंक में, इनमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस या फिर रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं की, तो अभी भी उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है। क्या कहा मैंने? उनमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ है और उन्हें हमें क्या करना है? प्योर करना है। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जिस प्रोसेस से हम इन मेटल्स को प्योर करते हैं वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मतलब इन मेटल्स को हमें झटका देना है। क्या देना है? झटका देना है। ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन रिफाइनिंग क्या होता है। In this process, the impure metal is made the anode and thin strip of pure metal is made the cathode. अब इसने क्या कहा है? जो impure metal है, impure मतलब जिसमें impurities है जिस भी मेटल के अंदर, वो एनोड से बना है। किससे बना है? एनोड से बना है। एनोड पे कैसा साइन होता है? पॉजिटिव। ओके, thin strip of pure metal is made the कैथोड। ये कैथोड से बना है। द मेटल सोल्ट इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इसने क्या कहा है? जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कॉपर का सॉल्यूशन होगा, जिंक का सॉल्यूशन हो गया, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो एक सोल्ट सॉल्यूशन होगा, उसे को हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे देंगे। देखो, इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, इसे एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाएगा ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। और अगर हम उस इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब जैसे कि मैं कॉपर मेटल को प्योर कर रही हूँ, किस मेटल को प्योर कर रही हूँ? कॉपर मेटल को, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास CSO4 हो गया। ठीक है, और द प्योर मेटल फ्रॉम द कहाँ गई? तो ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, अब इसके अंदर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड। एनोड के अंदर क्या था? इम्प्योरिटीज थी। कोई भी मेटल उसके अंदर इम्प्योरिटीज थी। अब वो जो इम्प्योरिटीज थी वो अलग हो गई, प्योर मेटल अलग हो गया। इम्प्योरिटीज अलग हो गई, प्योर मेटल अलग हो गया। तो जो प्योर मेटल अलग हो गया वो एनोड से अलग हो चुका है, डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब वो किसमें? अब वो CuSO4 के सॉल्यूशन में डिजोल्व हो गया। किसमें? CuSO4 के सॉल्यूशन में डिजोल्व हो गया। एंड द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। पहले से ही कैथोड पे प्योर मेटल डिपॉजिट थे, बट अब ये जो CuSO4 के उसमें सॉल्यूशन में प्योर मेटल डिजोल्व है। क्या? प्योर मेटल डिजोल्व है। अब वो कहाँ? कैथोड पर चले गए। कहाँ चले गए? कैथोड पर डिपॉजिट हो गए। क्या हो गए? वहां पर जाके जम गए। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड से बने होते हैं, और थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। जो प्योर मेटल होती है वो किससे बनी है? कैथोड से। कैथोड से द मेटल सोल्ट इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। मेटल सोल्ट को किसी का भी सोल्ट हो सकता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे देंगे, उसे हम एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करेंगे। ठीक है, ऑन पासिंग थ्रू द करंट, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब कि किसी भी मेटल के सॉल्यूशन में किसको? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? पास करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर मेटल होगा, एनोड, एनोड पे क्या था? इम्प्योर मेटल था एनोड पे। ये रहा, देखो एनोड पर क्या था? इम्प्योर मेटल था। क्या था? इम्प्योर मेटल था। अब वो क्या होगा? डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। इम्प्योर मेटल था, पर अब जो प्योर मेटल, मतलब कि ये दोनों अलग हो चुके हैं, इम्प्योरिटीज अलग हो गई और प्योर मेटल अलग हो गया। एनोड से प्योर मेटल अलग हो चुका है, हो गया। अब वो जाकर इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा एंड प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। अब जो हमारे CSO4 के सॉल्यूशन में प्योर मेटल है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका डायग्राम भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। हम देखते हैं कि डायग्राम क्या है। तो देखिए, इसके अंदर मैंने क्या ले रखा है? एक टैंक ले रखा है। क्या ले रखा है मैंने? टैंक ले रखा है। इस टैंक के अंदर 2 स्ट्रिप्स है। क्या है? ये देखिए, इन्हें एक तो एनोड है और एक कैथोड है। एक एनोड है जिस पर क्या? पॉजिटिव चार्ज है। एक कैथोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। समझ गए? पॉजिटिव चार्ज एनोड पे, नेगेटिव चार्ज कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो इसके अंदर टैंक के अंदर सॉल्यूशन है,
क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है क्या, कॉपर सल्फेट का, क्योंकि हमें अभी कॉपर को अलग करना है। तो कॉपर सल्फेट का क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे इसे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो क्या होगा, जो एनोड है ना, ये एनोड, इस पे जो भी एनोड पे तो इम्प्योर मेटल होता है, क्या होता है, इम्प्योर मेटल होता है। तो इस पे से प्योर मेटल निकल कर क्या इसमें डिजोल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इस पे डिजोल्व होने के बाद कुछ टाइम बाद वो जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और कैथोड क्या है, एक प्योर मेटल, क्या, प्योर मेटल से बना है, तो कैथोड प्योर मेटल पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। हमें कहाँ, अब यहाँ पर एक प्योर मेटल मिल चुका है, मतलब हमें कॉपर मिल चुका है। अब जो इम्प्योरिटीज थी एनोड की वो कहाँ जाएगी, तो वो क्या, टैंक के तली में जाके जम जाएंगी, तली में जाके जम जाएंगी, ठीक है, समझे। एक बार और समझ लो, हमारे पास क्या है, एक टैंक है, इसके अंदर 2 स्ट्रिप्स हैं, एक एनोड की और एक कैथोड की। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इसमें हमें क्या पास करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे हम इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद एनोड से प्योर मेटल निकल जाएगा, वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाके डिजोल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। डिजोल्व हो गया, कुछ टाइम बाद वो क्या, कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर जाके क्या हो जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब जो एनोड की क्या इम्प्योरिटीज थी, वो कहाँ जाएगी, टैंक के तली में, बॉटम में जम जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये कैथोड है तो क्या प्योर मेटल का बना हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आगे कॉपर आ चुका है, और यहाँ पर ये क्या है, इम्प्योरिटीज है, इसके क्या है, ये इम्प्योरिटीज है। समझ गए आप, ये डायग्राम बहुत ही इजी डायग्राम है, मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कोई अब डाउट होगा, ठीक है। अब हमने समझ लिया है कि इसका डायग्राम क्या है, और अब हम देखेंगे कि एनोड मड क्या होता है। क्या देखेंगे, एनोड मड क्या होता है। अब देखते हैं कि एनोड मड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, डायग्राम के अंदर देखिए, जैसे कि मेरे पास ये डायग्राम टैंक है, ठीक है। तो इस टैंक के अंदर यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज थी, और इसी के ऊपर क्या था, एनोड था ना, और यहाँ क्या था, कैथोड था। यहाँ पे ये बैटरी से जुड़े हुए थे, क्या, बैटरी से जुड़े हुए थे, ठीक है, मतलब ये बैटरी से जुड़े हुए थे यहाँ पे। तो ये जो बैटरी से जुड़े हुए थे, क्या, बैटरी से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे जो नीचे ये इम्प्योरिटीज थी, किसके नीचे है, अब ये इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे है। एनोड के नीचे लिखा भी यही हुआ है कि ऐसी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो मिल नहीं सकती है, इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है, ऐसी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, क्या हो जाती है, बैठ जाती है, किसके नीचे, एनोड के नीचे, एंड आर नोन एज एनोड मड, और इसे ही हम कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है, समझ गए होंगे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसे। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, क्या, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मतलब जो मिल नहीं सकती, पानी के अंदर नहीं मिल सकती, अघुलनशील, वो एनोड के नीचे क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, जम जाती है, क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, और उसे ही हम कहते हैं एनोड मड, एनोड मड, ठीक है। समझ गए, बहुत इजी टॉपिक है।
आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। और मेरी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, कोशिश करूँगी आपको इनसे समझाने की, ठीक है। वैसे तो टॉपिक बहुत ही ईजी था और जल्दी समझ आ जाना चाहिए, तो अगर समझ ना आया हो तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।